Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My students, current affair is a very crucial area. ProTalent is putting a lot of efforts to give you a right knowledge with respect to current affair. ठीक है दोस्तों, CLAT 2020 was very, you can say, a deeper kind of current affair module. Yes or no? जहाँ पे event based, issue based questions होते थे. CLAT 2021 was a different examination. Yes or no? जिसके अंदर they were asking little direct question. So 2022 के लिए क्या करें? दोनों चीजें करनी है. Yes or no? Because there are a lot of confusion and unnecessary contradictions and unnecessary problems are being raised about this current affair module. So it is on a safer side for the students, ठीक है, like you and me, कि भैया ध्यान देते हैं, है ना, हर दोनों तरीके की चीजें करते हैं तो ही तो आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सो दोस्तों, इसी के लिए वी आर गिविंग यू करंट अफेयर डेली मॉड्यूल विद अ रीडिंग कंपोनेंट. ठीक है. प्लस डेली सम एमसी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द न्यू क्लैट एंड दिस मॉड्यूल्स. दोस्तों, ये मॉड्यूल होंगे टॉपिक वाइज होंगे. ठीक है. ये मॉड्यूल होंगे जहां पे हम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके ऊपर बातें करेंगे. जैसे आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट जो 20 जुलाई को आया, 20 जुलाई 2021 को आया, अबाउट 97th अमेंडमेंट के बारे में. सुप्रीम कोर्ट का कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में एक बहुत बड़ा सा एक इनसे जजमेंट. दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर बिग ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है दोस्तों, भारत जैसे देश के अंदर कोऑपरेटिव्स हैव डन बिग वंडर्स. ठीक है. बड़ा बदलाव किया उन्होंने. क्या बड़े बड़े बदलाव करें? ठीक है. वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल इज अमूल. ठीक है. अमूल इज एनीवे मिल्क मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन. ये सनो. सो भैया कोऑपरेटिव है. खेड़ा, यू कैन से जिला में उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी. डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने व्हाइट रिवॉल्यूशन लाकर यू कैन से पूरे इंडिया को एक तरीके से आत्मनिर्भर बना दिया था. सिमिलरली भारत में शुगर, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, कॉफी, टी बोर्ड्स, ये सभी एक तरीके से कोऑपरेटिव की तरीके से काम करते हैं. भारत में सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड कोऑपरेटिव नहीं है, लेबर के कोऑपरेटिव्स है, फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स है, लाइक बैंक. वी हैव लॉट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स. ठीक है दोस्तों, कोऑपरेटिव्स इतना ग्लैमरस नाम नहीं है. ये सुनो, लोग यूनिकॉर्न, स्टार्टअप उसके बारे में बातें करते हैं और इसलिए उसके बारे में अखबारों में ज्यादा चमकता है कि आज एक से फलानी कंपनी ने फलानी कंपनी को खरीद लिया, आज इस कंपनी का आईपीओ आया. कोई कोऑपरेटिव्स के बारे में इतनी बातें नहीं करता है. पर जो ग्रास रूट में रहते हैं, ठीक है, जिनको पता है कि भैया यहाँ पे पैसा भी है और पीपल भी है. 2001 में जब मोदी साहब गुजरात के सीएम बने, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने और मोटा भाई ने मिलकर एक महत्वपूर्ण चीज एक ऐसे काम करी कि अगर हम कोऑपरेटिव के ऊपर कंट्रोल कर दे तो हमारे वोट भी अपने हाथ में और पैसे भी अपने हाथ में. ये सुनो. ठीक है. ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं, मैं नहीं बोलता भाई. ठीक है. मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ. ठीक है. बट एनीवे 2001 से, ठीक है, ऐसा से उन्होंने अलग अलग तरीके के कोऑपरेटिव्स अपने हाथ में ले लिए. ठीक है. जब कोऑपरेटिव्स धीरे धीरे करते उन्होंने अपने हाथ में ले लिए, सो दे वर एक्चुअली इन कंट्रोल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ यू कैन से मनी. These are the two things they could control, and thereby they could actually develop the model of Gujarat जो आगे बढ़ पाया. ये सुनो. ठीक है. सो दोस्तों, टाइम पे एक ऐसी कोऑपरेटिव बैंक जिसके पास सबसे ज्यादा एक ऐसे कैश जमा कराया गया, उसके जो एक ऐसे चेयरमैन थे, ठीक है, वो हमारे एक मिनिस्टर साहब थे, उनका बेटा. ठीक है. उनके बेटे को एक कोऑपरेटिव बैंक ने 25 करोड़ का एक ऐसे एक लाइन ऑफ क्रेडिट देके रखा हुआ है. ठीक है. तो ये सब भारत में एक ऐसे कोऑपरेटिव का बड़ा दुनिया है. ठीक है. अभी कोऑपरेटिव के ऊपर,
है ना, हम उधर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम कोऑपरेटिव की मिनिस्ट्री बनाई, क्यों बनाई, ठीक है, उसका मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, पर हम उधर बहुत ज्यादा बातें नहीं करने वाले। हम बात वहां करने वाले हैं, दैट इज दिस 97th अमेंडमेंट जो 2012 में आया था, ठीक है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा दिस डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियरेबिलिटी, ठीक है। ये 3 जज उस पर्टिकुलर एक ऐसे जजमेंट के शामिल थे और ये था 2:1 जजमेंट था, ठीक है। 3 ही जज थे, 5 जज होते तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ्स देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे जाकर। चलिए ग्रेट दोस्तों, हम अब बात शुरू करते हैं इंडिया के लेजिस्लेटिव सिस्टम के बारे में। इंडिया की लॉ बनाने की सिस्टम कैसी है, ठीक है। तो आपको पता होगा दैट इंडिया इज अ क्वासी फेडरल सिस्टम। Now what do you mean by quasi federal system? It is not fully federal. Now what happens in a fully federal society or in a country? Fully federal country brings out something very interesting, wherein state has ultimate power in terms of lawmaking, and then you can say the center has a limited power for lawmaking, ठीक है, on center, okay, they can make laws for the country as a whole, ठीक है। So दोस्तों, भारत फुल्ली फेडरल नहीं है। भारत में कभी भी हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं बोलते हैं, वी से यूनियन ऑफ इंडिया। सो वी आर नॉट फुल्ली फेडरल बट क्वासी फेडरल, एज इफ वी आर फेडरल, ये सुनो। पर दोस्तों, जब लेजिस्लेचर की बात आती है, लॉ बनाने की बात आती है, तो हमने बहुत ही क्लियर कट वे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में लिख के रखा हुआ है दैट देयर इज अ लिस्ट 1 वेरिन सेंटर विल मेक अ लॉ, ठीक है। देन देयर इज अ लिस्ट 2 जहां पे स्टेट लॉ बनाएगा, एंड देन देयर इज यू कैन से कॉन्करेंट लिस्ट, दैट इज अ लिस्ट 3 जहां पे कॉन्करेंट, जहां पे सेंटर और स्टेट का दोनों का दारोमदार हो सकता है। ये सुनो, 2012 में जब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, दैट वाज अ मेजर स्टेप टू प्रोवाइड ऑटोनॉमी, टू एंश्योर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। उसका एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुआ था। अब उस महत्वपूर्ण अमेंडमेंट के ऊपर बड़े सवाल पूछे गए। गुजरात हाई कोर्ट ने 97th अमेंडमेंट को मानने से मना कर दिया। क्यों मना किया, समझिए। मना इसलिए किया that you can say 97th amendment introduced few things. One, they introduced part 9b, they introduced article number 19(1)(c), they introduced article number 43b, okay, इतनी चीजें उन्होंने डाली, ठीक है। पार्ट 9b के अंदर you can say बोला गया था that cooperatives are generally a state subject while multi-state cooperatives are under center. ये सुनो दोस्तों, भैया, इन जनरल, इन अ नॉर्मल सिनारियो, है ना, ये सिनारियो था कि जो भी कोऑपरेटिव है, जिसका ऑब्जेक्ट, जिसका काम, ठीक है, सिर्फ स्टेट में है, एक ही स्टेट में, वो दूसरे स्टेट में काम नहीं करने वाला है, तो भैया दैट कोऑपरेटिव विल बी गवर्न बाय स्टेट, नॉर्मली रूल है। ये सुनो, पार्ट 9b ने बदलाव किया था, इसकी वजह से उसको कॉश किया गया है। मैं 2 मिनट में आपको समझाता हूं, ठीक है। पहले ये समझते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, फिर जब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होती है, मतलब भाई उस कोऑपरेटिव का ऑब्जेक्ट एक स्टेट में नहीं है, दे आर गोइंग आउटसाइड द वेराइटीज ऑफ द स्टेट्स एंड डूइंग द बिजनेस इज देयर, देन दे कम अंडर यू कैन से सेंटर, ठीक है। अब बात ऐसी हो गई, पार्ट 9b बोलता है कि कोऑपरेटिव्स के ऊपर सेंटर ही लॉ बनाएगा। ये सुनो, तो आर्टिकल नंबर 368(2), दैट इज अमेंडमेंट का आर्टिकल। अमेंडमेंट, भारत में एक अमेंडमेंट होता है भैया, ये सुनो, ठीक है। आर्टिकल 368 इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आर्टिकल नंबर 368(2) ये बोलता है व्हेन देयर इज यू कैन से सम लॉ मेकिंग पावर ऑफ स्टेट, ठीक है, व्हेन लॉ मेकिंग पावर ऑफ स्टेट इज फैक्टर्ड विथ, मतलब उसके साथ अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो तो आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। नंबर 1, दैट यू शुड हैव 2/3 ऑफ मेजोरिटी के द्वारा आपको पार्लियामेंट में वो बिल पास करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, आपको मिनिमम 50% स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी पड़ेगी। 97th अमेंडमेंट में ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी,
ये सुनो 97th अमेंडमेंट के अंदर ये दोनों कंडीशनें फुलफिल नहीं हुई थी। जो पार्ट 9B डाला गया था उसमें ये दोनों कंडीशनें फुलफिल नहीं हुई थी और उसकी वजह से पार्ट 9B को कॉश किया गया। मतलब पूरा 97 अमेंडमेंट कॉश नहीं हुआ है, समझिएगा दोस्तों, ठीक है। पूरा 97th अमेंडमेंट कॉश नहीं हुआ है, ठीक है। कॉश किया गया क्या पार्ट है, ठीक है। तो वहां पे आता है डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियरेबिलिटी। ये सुनो भैया, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियरेबिलिटी क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियरेबिलिटी ये है कि अगर आपके शरीर में कोई जगह पे कुछ नुकसान हुआ है, अगर फंगस लग गई है ना, म्यूकर माइकोसिस हो गया है, तो आदमी को मार थोड़ी डालोगे, ठीक है। यू रिमूव ओनली दैट पार्ट एंड अलाउ पर्सन टू लीव। उसी तरीके से लॉ के अंदर अगर कोई लॉ, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो वो लॉ के उतने ही पार्ट को आप कैंसिल करोगे, पूरे पार्ट को कैंसिल नहीं करोगे। इट इज लाइक कि आपके पास एक ऐसे पापा मम्मी ने आपको दिया कि ये रो भैया मूंग में से कंकर निकाल दो, तो कंकर निकालो, पूरे मूंग मत निकालो। ये सुनो, मूंग तो खाएंगे ना भैया, ये सुनो, सही बात है। एप्पल था, एप्पल का कुछ पार्ट बिगड़ा हुआ था, तो उसको काट के बिगड़ा हुआ पार्ट निकालो, बाकी का तो खा लेंगे ना भैया। महंगाई चल रही है, ठीक है, ऐसा थोड़ी हम उसको काट देंगे, पूरा का पूरा फेंक देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सीवियरेबिलिटी समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक है। तो इन्होंने पार्ट 9 भी निकाल दिया, पर इस 97th अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, आर्टिकल में 19(1)(c) था कि भैया देयर इज अ फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो उन्होंने निकाला नहीं। सिमिलरली आर्टिकल नंबर 43B उन्होंने निकाला नहीं, विच वाज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। ये सुनो भैया, डीपीएसपी का पार्ट था और उसके अंदर भी कोऑपरेटिव्स के बारे में बातें करी गई थी, वो उन्होंने निकाला नहीं। सो भैया पार्ट 9B इज नॉट एप्लीकेबल टू स्टेट्स, वो भी पूरा कॉश नहीं किया। जितना पार्ट स्टेट को लगता था वो कॉश कर दिया। ये सुनो, तो भैया क्या पार्ट? कोऑपरेटिव्स जो स्टेट की है, ये सुनो, तो भैया उस पे स्टेट का लॉ लगेगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है, वहां पे सेंटर का लगेगा। मतलब 9B अगर ये स्टेट वाले पे लगाया जाएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा। ये सुनो, सो दोस्तों, ये जजमेंट के क्या महत्वपूर्ण एस्पेक्ट रहे? Which were the important aspects of this judgment? One of the very important aspect of the judgment is that it has identified, and you can say time and again it has been identified many times, that Indian constitution is a quasi-federal in nature as far as legislative power are concerned. We are, you can say, quasi-federal. There is a center list and there is a state list, yes or no, and then there is a concurrent list. So India is a union of India, not a United States of India, and therefore it is very important for us to understand that state has power. There is a tilt towards center, yet within their own sphere states have exclusive power. ठीक है, स्टेट के पास पूरा पावर है, एंड देयरफॉर कोऑपरेटिव्स विद इन अ स्टेट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, उसको वहां छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ये सुनो, सो दोस्तों, कैसे ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव फिर सेंटर के एम्बिट में आ गई? दोस्तों, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सेंटर में आने के लिए हमें लिस्ट, उसमें एक ऐसे एंट्री नंबर 44 देखनी पड़ेगी, और वहां पे ये बोला दैट कॉर्पोरेशंस विद ऑब्जेक्ट्स नॉट कोडिफाइड टू वन स्टेट, जो भी ऐसी कॉर्पोरेशंस है जिसका ऑब्जेक्ट इज नॉट कोडिफाइड इन वन स्टेट, वहां पे सेंटर अपने लॉ बना सकती है। ये सुनो, सो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण की प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण की प्रिंसिपल हो गया, यू कैन से आर्टिकल नंबर 368(2), which is ratification requirement. If there is any attempt to fetter with the state legislature, there is a requirement of, you can say, getting 50% states का ratification. क्या रिक्वायरमेंट है? 2/3 of the majority of the parliament and 50% ratification of the state. Okay, I hope it is very clear. दोस्तों, doctrine of severability आपको समझ में आया होगा? Very good दोस्तों. So with this, I believe this is a wonderful module. इस तरीके के मॉड्यूल अगर आपको पसंद है हमें बताइएगा. We are going to make more and more such kind of videos for your learning for CLAT 2022 and 23. बहुत ही मजा आएगा, तगड़ी तरीके से आप पढ़ाई करोगे और ये हमारा सपोर्ट आपके लिए बनता रहेगा. Okay, thank you very much. Do not miss out to like this video, subscribe to our channel, and at least bring 20-25 of your friends to join this channel. Okay, thank you, all the best.